नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोग ना इंसान के सोचने के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय है मानसिक मॉडल्स। मानसिक मॉडल्स, ये वो मतलब छुपे हुए से नियम या शॉर्टकट है जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग रोज करता है। और मजे की बात ये कि हमें पता भी नहीं चलता अक्सर। बिल्कुल, ये सोचने के बने बनाए खाके जैसे हैं जो हमें दुनिया समझने और कह सकते हैं कि तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं। हाँ, पर ये हमेशा 100% सही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हमारी जिंदगी को आसान बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और देखिए, ये कोई ऐसी भारी भरकम चीज नहीं है, ये तो रोज की जिंदगी में ही छुपे हुए हैं। सही कहा। जैसे वो दादी नानी के नुस्खे नहीं होते थे, अरे भाई बादल गरज रहे, छाता लेकर निकलो बाहर। हाँ हाँ, ये भी तो एक तरह का मॉडल ही हुआ ना, अनुभव से सीखा हुआ एक पैटर्न। बिल्कुल। तो आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार और असरदार मानसिक मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इसे आसान बनाने के लिए हम एक काल्पनिक परिवार की मदद लेंगे, शर्मा परिवार। हाँ, शर्मा जी, शर्मा आंटी, उनके बच्चे राहुल और प्रिया, और हाँ, दादी माँ भी हैं। इनके रोज के किस्सों से ही हम इन मॉडल्स को पकड़ेंगे। बढ़िया। तो चलिए शर्मा परिवार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं। शुरू करें शर्मा आंटी के बाजार वाले किस्से से। हाँ, वो साड़ी खरीदने निकली थी। तो वो दुकान में गईं। दुकानदार ने पहली साड़ी दिखाई, बोला मैडम एकदम लेटेस्ट डिजाइन, सिर्फ 5,000 का। और शर्मा आंटी के मन में क्या आया? बाप रे, 5,000! मतलब एकदम से लगा कि बहुत ज्यादा है। हाँ, दुकानदार भी समझ गया। तो उसने फौरन दूसरी साड़ी निकाली। कहा अच्छा मैडम आप ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर है, आपके लिए खास 3,000 की। और अब शर्मा आंटी को लगा, अरे वाह, 3,000! हाँ, ये ठीक लग रही है। पहले वाली से तो देखो काफी सस्ती है। बस यहीं पर काम कर गया हमारा पहला मॉडल। इसे कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग मतलब जैसे जहाज का लंगर होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो पहली कीमत 5,000 रुपए, वो एक एंकर बन गई। अब शर्मा आंटी हर दूसरी कीमत को उसी 5,000 रुपए से तौल रही थी। अच्छा। तो उसके मुकाबले में 3,000 रुपए उन्हें एकदम वाजिब लगने लगा, भले ही वो साड़ी असल में 3,000 रुपए की हो या ना हो। ओ, तो ये एंकरिंग तो बड़ा जबरदस्त असर डालती होगी फिर, खासकर मोल भाव करते वक्त। बहुत ज्यादा। सिर्फ मोल भाव ही नहीं, सैलरी नेगोशिएशन में, किसी बहस में, जहां भी कोई शुरुआती आंकड़ा या बात रखी जाती है, वो अक्सर एंकर बन जाती है। तो ये समझना जरूरी है ताकि हम खुद इसके असर से बच सकें। मतलब खुद से पूछें कि क्या ये वाकई सही कीमत है या मैं बस पहले वाले नंबर के असर में हूँ। सही पकड़ा। हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई बाजार की बात। अब जरा घर चलते हैं दादी माँ के पास। हाँ, घर पे मेहमान आने वाले हैं अगले दिन, कोई 20 लोग। तो दादी माँ तैयारी में लगी हैं और जरा उनके सोचने का तरीका देखिए, कमाल का है। हल्की नकल। अच्छा। 20 लोगों का खाना, हम्म। मतलब रात 8 बजे तक सब तैयार होना चाहिए। हाँ तो सब्जी हाँ 6 बजे तक कट जानी चाहिए। हाँ चावल वो 7 बजे चढ़ा दूंगी। हाँ तो मतलब सामान कब तक आ जाना चाहिए? शाम 5 बजे तक। हाँ इसका मतलब बाजार 4 बजे निकलना पड़ेगा। हाँ तो उससे पहले मुझे हाँ वो लक्ष्य से शुरू कर रही हैं। हाँ, मतलब खाना तैयार होने के टाइम से पीछे पीछे सोचते हुए आ रही हैं कि कब क्या करना है। इसी को कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग। पीछे से योजना बनाना। हाँ। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल तरीका है। लक्ष्य तय करो और फिर पीछे की तरफ कदम गिनते जाओ। और ये बड़े कामों के लिए या मुश्किल लक्ष्यों के लिए बहुत कारगर है। हाँ। चाहे परीक्षा की तैयारी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, या फिर 20 मेहमानों का खाना। हाँ, ये आपको भटकने नहीं देता। आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है। अक्सर हम क्या करते हैं, सीधा काम शुरू, हाँ। फिर बीच में अटक जाते हैं। सही कहा, बैकवर्ड चेनिंग रास्ता बिल्कुल साफ कर देती है। जरूरी कदम छूटते नहीं है इसमें। अच्छा, अब शर्मा आंटी का एक और किस्सा लेते हैं। उन्होंने अपनी एक सहेली से वादा किया था कि वो हर सोमवार मंदिर जाएंगी। हाँ, पक्का वादा। तो एक सोमवार को क्या हुआ कि जोर की बारिश हो रही थी और उनकी तबीयत भी थोड़ी मतलब नासाज थी। फिर भी उन्होंने छाता उठाया और निकल पड़ी मंदिर के लिए। यहाँ काम कर रहा है एक और मॉडल, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बायस। कमिटमेंट बायस मतलब वादे पर टिके रहना। हाँ, एक बार जब हम कोई वादा कर लेते हैं या कोई स्टैंड ले लेते हैं तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंट दिखें, मतलब हमारी कथनी और करनी में फर्क ना हो। पर ये तो अच्छी बात है ना, अपनी बात का पक्का होना अनुशासन के लिए भी शायद जरूरी है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, कंसिस्टेंसी या सुसंगतता अपने आप में बुरी नहीं है। समाज में इसकी इज्जत भी है, लोग भरोसेमंद लगते हैं। हाँ वो तो है,
दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ पहले किए गए वादे को निभाने के चक्कर में कोई अतार्किक या अपने लिए नुकसानदेह फैसला ले लेते हैं। जैसे शर्मा आंटी का तेज बारिश और हल्की तबीयत में भी निकल जाना। हाँ, शायद वो सेहत के लिए ठीक नहीं था। तो जरूरी है कि हम अपने कमिटमेंट्स का सम्मान करें, पर आंख बंद करके नहीं। जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने या छोड़ने की समझदारी भी होनी चाहिए। मतलब खुद से पूछना चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सही है, या सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कह दिया था। बिल्कुल, ये संतुलन साधना जरूरी है। वाकई। अच्छा, वापस मेहमानों वाली बात पर आते हैं। दादी माँ जब खाना बना रही थी। हाँ, बैकवर्ड चेनिंग वाली दादी माँ। हाँ, तो उन्होंने ना चावल बनाते समय अंदाजे से थोड़े ज्यादा ही बना लिए। और क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था, अरे बेटा, कम पड़ जाए उससे तो अच्छा है ना कि थोड़े बच जाए, मेहमान भूखे नहीं जाने चाहिए। ये हुई ना बात। ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा का मार्जिन रखना। हाँ। किसी भी काम में, खासकर जहां थोड़ी अनिश्चितता हो, हमेशा जरूरत से थोड़ा ज्यादा का इंतजाम करके चलना, ताकि ऐन मौके पर कोई गड़बड़ न हो जाए। हाँ। ये तो हम सब करते हैं। जैसे परीक्षा के लिए तैयारी करते समय एक आध चैप्टर ज्यादा पढ़ लेना, या सफर पर जा रहे हो तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे रख लेना। हाँ हाँ, ये अनिश्चितता से निपटने का एक तरीका है। इंजीनियर पुल बनाते समय करते हैं, निवेशक पैसा लगाते समय करते हैं, और दादी माँ खाना बनाते समय। सही है। ये हमें अचानक आई मुश्किलों से बचाता है। बिल्कुल। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है। अगर ये मार्जिन बहुत ही ज्यादा रख लिया जाए तो फिर वो बर्बादी हो सकती है। हाँ। जैसे रोज जरूरत से दुगना खाना बनाना तो ठीक नहीं। तो यहाँ भी संतुलन चाहिए, जरूरत के हिसाब से मार्जिन रखना। ठीक है। अब एक और बड़ी दिलचस्प सी बात जो अक्सर हम महसूस करते हैं। मान लीजिए शर्मा आंटी को कहीं से 500 रुपए मिल गए। उन्हें खुशी हुई। हाँ, क्यों नहीं होगी। लेकिन अगर उनके 500 रुपए कहीं खो जाएं या गिर जाएं तो उसका जो दुख होगा ना, वो उस 500 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक मॉडल है, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन, नुकसान से बचना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसानों को नुकसान से बचने की जो इच्छा होती है वो उतना ही फायदा पाने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर होती है। नुकसान का मनोवैज्ञानिक वजन फायदे से ज्यादा भारी होता है। रिसर्च कहती है लगभग दुगना। ओह, तो मतलब नुकसान का डर हम पर ज्यादा हावी रहता है। बिल्कुल। और इसका हमारे फैसलों पर, खासकर पैसे रुपए से जुड़े फैसलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे? क्या करते हैं लोग इसकी वजह से? इसकी वजह से लोग अक्सर जोखिम लेने से कतराते हैं, डरते हैं, भले ही उसमें फायदा होने की संभावना ज्यादा क्यों ना हो। या फिर मान लीजिए कोई निवेश है जो घाटे में जा गया है। हाँ, तो उसे बस पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कह रहे वापस ऊपर आएगा, नुकसान पूरा हो जाएगा, बजाय इसके कि छोटा नुकसान बुक करके बाहर निकल जाएं और पैसा कहीं और लगाएं। अच्छा, तो ये डर हमें बेहतर मौकों से भी दूर कर सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। तो लॉस अवर्जन को पहचानना जरूरी है ताकि हम ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा लॉजिकल वित्तीय निर्णय ले सकें। समझ गई। ये डर वाली बात तो काफी गहरी है। अच्छा, अब जरा शर्मा जी की तरफ चलते हैं। हाँ, शर्मा जी। उन्हें बिजनेस करने का बड़ा शौक है और वो अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ उन बिजनेसमैन के इंटरव्यूज देखते या पढ़ते हैं जो बहुत कामयाब हुए हैं। हाँ, जो टॉप पर पहुंच गए। और फिर वो सोचते हैं, अरे वाह, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं लगता। ये एक बहुत ही आम सोच का जाल है। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस मतलब जो बच गए उन्हीं को देखना। हाँ, ठीक समझे। हम सिर्फ सर्वाइवर्स पर ध्यान देते हैं, यानी जो लोग या जो चीजें सफल हो गईं, और हम उन अनगिनत लोगों या कोशिशों को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। ओह, इससे होता क्या है कि हमें सफलता की संभावना बहुत ज्यादा लगने लगती है। रास्ता असल में जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा आसान नजर आता है। हाँ, क्योंकि जो फेल हो गए उनकी कहानियां तो कोई सुनाता नहीं ज्यादातर। सही कहा, वो तो दिखते ही नहीं। तो हम सिर्फ आधी या शायद उससे भी कम तस्वीर देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, सिर्फ सफल लोगों को देख के कूद पड़ना ठीक नहीं। हमें असफलता की दर को भी समझना होगा। ये जानना होगा कि कितने लोगों ने कोशिश की और क्यों सफल नहीं हो पाए। तभी हम जोखिम का सही अंदाजा लगा पाएंगे और अपनी उम्मीदें ठीक रख पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है, अक्सर हम ये देखना भूल जाते हैं। अच्छा, अब एक और मॉडल देखते हैं जो रिश्तों और समाज में बहुत काम आता है। हाँ, कौन सा? शर्मा परिवार के पड़ोसी हैं। उन्होंने दिवाली पर लड्डू भिजवाए। अच्छा। तो शर्मा आंटी ने क्या किया, उन्होंने भी अगले दिन उन्हें घर बुलाया और गर्मा गर्म बर्फी खिलाई। हाँ, ये तो होता ही है। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत, लेन देन, पारस्परिकता। रेसिप्रोसिटी
मतलब अदला बदली। हाँ, ये एक तरह का अलिखित सामाजिक नियम है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, कोई एहसान करता है, तो हमारे अंदर भी एक इच्छा होती है कि हम उसके बदले में कुछ अच्छा करें, एहसान चुकाएं। हाँ, ये तो समाज का आधार जैसा लगता है। इसी से तो सहयोग और भरोसा बनता है ना। बिल्कुल। अगर कोई हमेशा सिर्फ लेता ही रहे और कभी कुछ लौटाए नहीं, तो रिश्ते कैसे टिकेंगे? सही बात है। तो रेसिप्रोसिटी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करती है। और ये सिर्फ तोहफों तक ही सीमित नहीं है, मदद का लेन देन, जानकारी का, यहाँ तक कि एक मुस्कुराहट का भी। अच्छा। हाँ, हालांकि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसका इस्तेमाल चालाकी से भी किया जा सकता है। कैसे देते हैं? इसके पीछे अक्सर यही उम्मीद होती है कि रेसिप्रोसिटी के नियम के तहत आप बदले में उनसे कुछ बड़ा खरीद लेंगे। ओ, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। तो हमें जागरूक रहना चाहिए कि कहीं हम सिर्फ एहसान चुकाने के चक्कर में तो कोई फैसला नहीं ले रहे। समझ गई, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब एक आखिरी मॉडल पर आते हैं और इसके लिए फिर से दादी माँ के पास चलते हैं। हाँ, दादी माँ के पास बहुत मॉडल है। हाँ, तो वो अपनी रसोई में पिछले कोई 20 सालों से एक ही ब्रांड का तेल इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, एक ही ब्रांड? हाँ, प्रिया ने, उनकी पोती ने, उन्हें कई बार कहा कि दादी माँ, आजकल नए नए अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, शायद हेल्थ के लिए भी बेहतर हो, ट्राई करके देखिए। पर दादी माँ टस से मस नहीं होती। क्या कहती हैं वो? कहती हैं, अरे नहीं बेटा, यही ठीक है, इतने सालों से यही इस्तेमाल कर रहे हैं, सब बढ़िया है। आ गया एक और मॉडल, जिसे कहते हैं स्टेटस क्वो बायस। स्टेटस को मतलब जो जैसा है वैसा ही बना रहे। हाँ, वर्तमान स्थिति स्टेटस क्वो को बनाए रखने की प्रवृत्ति, बदलाव से बचने की चाहत। लोग अक्सर जानी पहचानी चीज़ों, पुराने तरीकों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, भले ही नए और शायद बेहतर विकल्प मौजूद हों। हाँ, क्योंकि बदलाव में मेहनत लगती है, नई चीज को समझना पड़ता है, आदत बदलनी पड़ती है। शायद इसीलिए हम पुराने ढर्रे पर ही चलते रहना पसंद करते हैं। काफ़ी हद तक यही बात है। इसमें थोड़ा आलस भी होता है, नई चीज़ को लेकर एक अनिश्चितता का डर भी होता है, और कई बार मौजूदा चीज़ों से एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है। अब ये बायस हमें कभी कभी बुरे बदलावों से बचा भी सकता है, लेकिन ये हमें अच्छे बदलावों और सुधार के मौकों से रोक भी सकता है। तो यहाँ भी जागरूकता जरूरी है। हाँ, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई इस पुरानी चीज़ या तरीके से इसलिए चुपका चिपकी हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा है, या सिर्फ इसलिए कि ये जाना पहचाना है और मुझे बदलने में जोर आ रहा है? वाह, तो आज हमने क्या कुछ नहीं देख लिया। एंकरिंग से लेकर बैकवर्ड चेनिंग, कमिटमेंट बायस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लॉस अवर्शन, सर्वाइवरशिप बायस, रेसिप्रोसिटी और आखिर में स्टेटस को बायस। हाँ, शर्मा परिवार के रोजमर्रा के किस्सों से ही कितने सारे मॉडल्स निकल आए। ये समझना कितना जरूरी है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। ये सब चीजें हम अनजाने में करते रहते हैं। हाँ, और सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि इन मॉडल्स के बारे में जानना, इनके प्रति जागरूक होना, यही पहला कदम है। जब हमें पता होता है कि हम किसी खास तरीके से क्यों सोच रहे हैं या क्यों कोई फैसला ले रहे हैं, तो हम एक पल रुककर सोच सकते हैं कि क्या ये तरीका उस खास स्थिति में वाकई सही है या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है। तो फिर इन सब मॉडल्स को जानने का शर्मा परिवार को क्या फायदा हुआ होगा? क्या उनकी जिंदगी कुछ बदली होगी? देखिए, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई जादू हो जाएगा या नाटकीय बदलाव आ जाएगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे एक जागरूकता जरूर बढ़ेगी। हाँ, जैसे शर्मा आंटी अगली बार जब साड़ी खरीदने जाएंगी, हाँ। तो शायद वो पहली कीमत पर थोड़ा कम ध्यान देंगी अच्छा, और अपनी जरूरत और बजट पर ज्यादा। अच्छा। शर्मा जी जब बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो शायद सिर्फ सफल कहानियों के बहकावे में ना आकर हाँ। पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, असफलताओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और दादी माँ, क्या वो नया तेल ट्राई करेंगी? हाँ, शायद एकदम से ना करें, स्टेटस को बायस है भाई, पर कम से कम प्रिया की बात पर थोड़ा विचार तो करेंगी। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? क्या? कि वो शायद अपने सोचने के इन तरीकों के बारे में आपस में बात करना शुरू कर दें। एक दूसरे को बता सकें कि अरे तुम अभी एंकरिंग के असर में लग रहे हो, या देखो कहीं ये लॉस अवर्जन तो नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। तो मतलब मुख्य सीख ये है कि ये मॉडल्स अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बस हमारे दिमाग के काम करने के तरीके हैं, उसके औजार हैं। और इन्हें समझना हमें ज्यादा जागरूक बनाता है और उम्मीद है कि इससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। हाँ, अपने लिए भी और दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए भी। ये जिंदगी को थोड़ा बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करते हैं। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज हमने जितने भी मॉडल्स की बात की, उनमें से आपको कौन सा मॉडल ऐसा लगता है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालता है, शायद अनजाने में ही? इस पर जरा सोचिएगा। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है
और अगली बार हम एक और मजेदार विषय पर बात करेंगे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स फॉर इंडियन फैमिलीज। जानेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात, हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं। वो और परिवार के साथ साझा जरूर करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा सोचने पर किस मॉडल ने मजबूर किया। हाँ, और ये याद रखें कि चर्चा केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थी। सारे उदाहरण काल्पनिक थे, बस समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार एक नई गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।